तो ये जो विषय है हमारा आज का कि बच्चे को आईएएस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इससे रिलेटेड जो बातें हैं जो हमारे मन में चल रही हैं उसको हम आज यहाँ पर क्लेरिफाई करेंगे, आपके सामने उसको रखेंगे कि इसको किस ढंग से हम कर सकते हैं। तो यूपीएससी ऐसे लोगों को सेलेक्ट करती है जो गरीब लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं या एक गरीब व्यक्ति को समझ सकते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट हमारी एग्जाम होती है जिसे कहते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट, पीटी भी कहते हैं। प्री टेस्ट में दो पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज और दूसरा होता है सी सेट। सी सेट जो है, सी से होता है सिविल, एस से सर्विसेज, ए से एप्टीट्यूड, टी से टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक बात समझ लो, अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो डर नहीं है। अगर जिसके अंदर डर है तो समझ लो उसको ज्ञान नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं जिसे हम कहते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। शब्दों के रूप में जो गणित होता है उसे रीजनिंग कहा जाता है और रीजनिंग में ऐसे तकरीबन 10 से 15 प्रकार हैं। जैसा मैंने एक ये बताया आपको, इसमें टाइम का भी होता है। एक रेलवे इतने बजे यहां से निकली और इतनी स्पीड से चल रही है तो वो फलाने शहर में कितनी देर बाद पहुंचेगी। तो कंप्रहेंशन और रीजनिंग अगर हमने दो ही कर लिए, 30 और 30 60 क्वेश्चन हमने कर लिए, 80 में से 60 तो हमने तैयारी कर ली। तो चाहिए कितने मार्क्स? 66। और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का है। तो 60 अगर हम कर लेते हैं तो हम 100 के ऊपर चले गए, हमें तो 66 चाहिए। तो वो आईएएस अफसर ने बहुत राज की बात बताई कि ये सिलेबस की जो रेंज है 12वीं से ऊपर हम कभी नहीं जाते। अगर आप ये सोचते हैं कि आईएएस क्लियर करने के लिए पीएचडी लेवल का ज्ञान होना, तो ये हमारी गलतफहमी है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आईएएस एग्जाम सेमिनार। ये सेमिनार हमने क्यों रखा, इसके क्या कारण हैं, पहले इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद फिर दूसरे विषय जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, धीरे धीरे हम उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। एजुकेशनल सब्जेक्ट हमारे समाज के लिए बहुत रूखा हो चुका है। अगर ऐसा किसी और कार्यक्रम में किसी को बुलाया जाए तो इस हॉल में बैठने की जगह नहीं मिलती। फिर भी आप लोगों का शुक्रिया है कि इतनी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जितने भी उपस्थित हुए हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं और एक पढ़ा लिखा आदमी 50-100 अनपढ़ लोगों से ज्यादा ठीक है। वो बात को समझ सकता है। तो ये जो विषय है हमारा आज का कि बच्चे को आईएएस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इससे रिलेटेड जो बातें हैं जो हमारे मन में चल रही हैं उसको हम आज यहाँ पर क्लेरिफाई करेंगे, आपके सामने उसको रखेंगे कि इसको किस ढंग से हम कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी भूमिका मैं आपको बता देता हूँ। 2019 में 10वीं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के 10th के विद्यार्थियों को लेकर मैं दिल्ली गया था, आप सभी को पता है। और वो 30 विद्यार्थी और मैं और कुछ हमारे स्टाफ के लोग दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में वाजीराम एंड रवि एक इंस्टीट्यूट है जहां पर आईएएस की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब उनको पढ़ाया जाता है आईएएस बनने के लिए। तो उस इंस्टीट्यूट में 3 दिन तक विद्यार्थियों के साथ मैंने भी पूरी क्लास अटेंड की। विद्यार्थी तो छोटे थे, अनुभव भी कम था, 10th की बात है उनके लिए, लेकिन मैंने बहुत गंभीरता से वहां पर उनसे सवाल भी किए
उनके जवाब भी नोट किए और बहुत सी बातें वहाँ पर अच्छी हुई। तो जो हमको पढ़ा रहे थे वो खुद आईएएस एग्जाम क्लियर कर चुके थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, जो मैंने अपने दिमाग में नोट किया कि इस बंदे ने बहुत अच्छी मेहनत की और ये पॉइंट अगर हम लेकर चलते हैं तो हमारे भी बच्चे आईएएस बन सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपसे आज चर्चा करनी है। तो हम शुरू करते हैं कि समाज में आईएएस के बारे में दिल में एक डर है और वो डर किस प्रकार का है, तो मैंने यहाँ पर 3-4 उसके बारे में क्वेश्चंस लिखे हैं कि इसका सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है, यानी बहुत ज़्यादा है और इसमें कोई शक नहीं है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। एक बंदे ने इसके बारे में कहा कि अगर कोई इंसान 5-10 साल भी पढ़ता रहा तो इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बच्चे आईएएस बन रहे हैं। तो अगर हम इसके लिए समय निकालते हैं, समय का मतलब कि जो बच्चा इसकी तैयारी करने में लगा हुआ है, कम से कम उसे 3 साल की तैयारी चाहिए। अगर आप कहेंगे 6 महीने में हमारा बच्चा आईएएस बन जाए, साल भर में बन जाए, 2 साल में, ये नहीं हो सकता। अगर किसी इंसान को भूखा रखा जाए और उसके सामने बहुत सारी रोटियां रख दी जाए और उसे कहो कि अभी ये एकदम पूरे खा लो, नहीं खा सकता। अगर रोज समय पर उसे 2-2 प्रसादे दिए जाए तो वो 2 साल में बहुत तगड़ा इंसान बन सकता है, लेकिन एकदम कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ये सिलेबस वास्ट रखने का कारण क्या है, यूपीएससी क्या चाहती है? तो ये बहुत से सवाल मैंने वहां किए, जो उन्होंने जवाब दिए वो आपको बता रहा हूं। यूपीएससी चाहती है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसे जिंदगी का अनुभव नहीं है वो कलेक्टर ना बने, वो आईएएस के लिए सेलेक्ट नहीं हो, और वो करते भी नहीं है, इंटरव्यू में फेल कर देते उसको। वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिंदगी के रूट लेवल के सवाल, तो वो बच्चा अगर अनुभवी है तभी वो कर पाता है, वरना नहीं कर पाता। आपने इतिहास में पढ़ा होगा फ्रांस की राज्य क्रांति, एक इतिहास में एक चैप्टर था। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो क्रांति क्यों हुई, तो लगातार कई साल से सूखा पड़ा हुआ था, अनाज की पैदाइश ही नहीं थी, पब्लिक भूख से मर रही है, मगर राजा का बिल्कुल ध्यान नहीं। और वहां का जो राजकुमार था, सब लोग उसके किले को घेर लिया लोगों ने और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, हम भूख से मर रहे हैं। तो वो बाहर निकला और बहुत जोर से चिल्लाकर बोला, अगर आपको भूख लगी है तो आप रोटी क्यों नहीं खाते? तो पब्लिक में लोग एक दूसरे को देखने लगे कि ये जो हमारा राजा है, इसको इतना भी नहीं पता कि इसके राज्य में अनाज ही नहीं है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं भूख से, खाने के लिए एक रोटी भी नहीं है, और ये कह रहा है कि भूख लगी है तो खाना क्यों नहीं खाते, रोटी क्यों नहीं खाते आप? यानी उसको इतना भी अनुभव नहीं है कि उसके राज्य में क्या चल रहा है और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको ये भी अंदाजा नहीं। तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति बड़ी फेमस है और लोग उस किले में अंदर घुसे और उसका कत्ल कर दिया। ये ऐसा राजा नहीं चाहिए। तो यूपीएससी ऐसे लोगों को सेलेक्ट करती है जो गरीब लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं या एक गरीब व्यक्ति को समझ सकते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं जितने भी आईएएस के टॉपर हैं या जो आईएएस क्लियर कर रहे हैं, जो पास हो रहे हैं विद्यार्थी, कलकत्ता की एक लड़की जिसके पिताजी 3 व्हीलर रिक्शा चलाते थे, हैंडल मारने वाला, आपने उसका वीडियो भी देखा होगा शायद। तो वो लड़की आईएएस क्लियर कर गई और कलेक्टर बन गई, और जिस दिन वो बनी उसका रिजल्ट आया
तो उसने अपने पिताजी को उस रिक्शे में बिठाया और पूरे कलकत्ता शहर में अपने पिताजी को उस रिक्शे में घुमाई, और भी वो पूरे ब्लेजर के साथ, कलेक्टर की पूरी ड्रेसिंग के साथ, कोट पैंट टाई लगाकर उसने अपने पिताजी को घुमाया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साइकिल रिक्शा चलाने वाली लड़की कलेक्टर बन सकती है क्या? तो हम अपने आप को कंपेयर करें उसके साथ, तो हमारी पोजीशन क्या है? हम तो काफी अच्छे महसूस करेंगे। उस रिक्शे वाली बच्ची से हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो सिलेबस वास्ट मानकर कुछ लोग डरकर बैठे हुए हैं कि नहीं, इतना सिलेबस हम कवर नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सी बातें पता की हैं, बहुत से क्वेश्चन किए हैं कि सिलेबस अगर वास्ट है तो इसे किस ढंग से कवर करना चाहिए। तो वहां पर और बहुत से मैंने वीडियो देखे हैं, बहुत सी बातें सुनी हैं जो मैंने रिकॉर्ड की है। आपको पता होगा कि पिछले साल मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो तकरीबन 6 से 8 महीने मैं घर में था, और घर में रहकर मैंने ये आईएएस की पूरी स्टडी की। उस बीमारी का फायदा मैंने इसको ऐसा लिया कि हम अब घर में ही हैं और पूरा दिन घर में हैं, तो इसको यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने फिर बहुत सी किताबें मंगवाई और बहुत से वीडियोस, बहुत से जो पढ़ाने वाले लोग थे उनके इंटरव्यूज और आईएएस टॉपर के इंटरव्यूज, ये सब बहुत सी बातें मैंने फिर नोट की ये 6-8 महीने में। तो ये सिलेबस के बारे में उन लोगों ने अपने को जो बातें बताई है, अगर हम बच्चे को उस ढंग से लेकर चलते हैं तो वो सिलेबस हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा एक प्रारूप मैं आपको बता देता हूं सिलेबस का और इस एग्जाम का। फर्स्ट हमारी एग्जाम होती है जिसे कहते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट, पीटी भी कहते हैं। प्री टेस्ट में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज और दूसरा होता है सी सेट। सी सेट जो है, सी से होता है सिविल, एस से सर्विसेज, ए से एप्टीट्यूड, टी से टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि तुम्हारी अभिरुचि क्या है, तुम्हारी रुचि क्या है, तुम क्या चाहते। तो ये अगर तुम्हारे अंदर कुछ रह गया है तो मरते दम तक वैसे ही रहता है। मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, पिताजी ने मेरे को रागी बना दी, अब मजबूरी है, कर रहे हैं, रागी बन गए हैं, वो दूसरा गुजारा है नहीं है, चल रहा है काम, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो आखिरी तक वो घुट घुट कर वो काम करता है। तो यूपीएससी चाहती है कि ऐसे लोग सेलेक्ट ना हो जो ये कहें कि नहीं यार मैं ये करना नहीं चाहता था, जबरदस्ती मुझसे करवाया जा रहा है। तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट में वो तुमसे निकालने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है, एक बच्चे के अंदर रुचि क्या है। वो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि उसमें से फिर वो सब बातें निकल कर आती है। तो इसके लिए मैंने भी बहुत सी कोशिश की है, बच्चों से बातें की है, उनसे भी निकालने की कोशिश की है जो उन्होंने बताया था। आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, पहले उससे ये पूछा जाए, उसके बाद उस पर काम किया जाए। यानी जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बच्चा नहीं चाहता है और आप उसे वो बनाने पे तुले हुए। जैसे आज एक ट्रेंड चल रहा है कि हमारा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए। बच्चा नहीं चाहता इंजीनियर होना, लेकिन माता पिता चाहते हैं, खास करके पिता। वो भी क्यों? क्योंकि मेरी थोड़ी कॉलर उड़ जाती है कि मैंने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, 4 लोगों के सामने मैं बोल सकता हूँ। अरे भाई तुमको क्या पता है इंजीनियर बनाने में क्या क्या लगता है, हमको हमने बनाया, हमने बच्चे को डॉक्टर बनाया। अरे वो बनना चाहता था क्या? तो समाज में ऐसा हो रहा है कि आज इंजीनियर लोगों की लाट आई हुई है, हजारों इंजीनियर घूम रहे हैं इंडिया में। एक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति है जिन्होंने कहा कि मैं पहले कहता था कि भारत कृषि प्रधान देश है,
यानी मैक्सिमम लोग यहाँ पर खेती करते हैं। लेकिन अब मैं डिक्लेयर करता हूं कि भारत इंजीनियर प्रधान देश हो गया है। इतने इंजीनियर पैदा कर दिए हमने, और अब उन इंजीनियर लोगों को काम भी नहीं मिलता। ना ये बच्चे से पूछा जा रहा है कि भाई तू बनना चाहता है क्या, और ये भी नहीं पता किया जा रहा है कि इंजीनियर बनने के बाद इसके पास जॉब है क्या। कितने लोगों को इंडिया जॉब दे सकता है एज ए इंजीनियर, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। समाज में कुछ बातें ऐसी होती है जो देखा देखी चलती है, और देखा देखी काम कहीं बिगड़ भी जाते हैं। तो जब भी हम अपने बच्चों के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हमने उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि इंजीनियरिंग का भी सिलेबस बहुत वास्ट है, वो हमारा बच्चा कर पाएगा। एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, ऐसे उस पिता की बहुत इच्छा होती है। तो ये बच्चे से पूछना चाहिए कि भाई आप क्या करना चाहते हो। तो ये एप्टीट्यूड जो उसकी अभिरुचि है बच्चे की, वो टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट रखी गई है, और ये एंट्रेंस टेस्ट है। पहले नहीं हुआ करती थी ये 2012-13 के बाद यूपीएससी ने ये शुरू किया कि सभी जगह एंट्रेंस टेस्ट है, तो बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं तो इनकी भी एंट्रेंस टेस्ट होनी चाहिए। तो CSET एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें हमें क्या पूछा जाता है, बहुत ही नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनको ये बात मालूम नहीं है वो ऐसा समझ लेते हैं कि ये बहुत भयंकर ऐसी कोई चीज है जो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर आप डर जाते हैं। एक न्याय शास्त्र का उदाहरण मुझे याद आ रहा है, ज्ञानी जगजीत सिंह जी पढ़ाते थे। एक सांप का उदाहरण बहुत चलता है न्याय शास्त्र में। मान लो आप सवेरे सवेरे उठे, नहा धोकर 3 बजे आप गुरुद्वारे जाने की तैयारी कर रहे हैं। कल्पना करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 3 बजे आप उठे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, आंखों में थोड़ी नींद है और पैदल आप जा रहे हैं, और सामने आपने थोड़ा लाइट नहीं थी ज्यादा, तो उसमें देखा कि अचानक आपका पैर एक सांप पे पड़ रहा था, और जैसा ही वो पैर पड़ने वाला था आपको नजर आ गया कि सांप है। आपने पैर उठाया और पीछे भागे, और ऐसा भागे कि अगर समझो कोई कंपटीशन रहता तो फर्स्ट आ जाते। तो उधर जाने के बाद आपका दिल इतने जोर से धड़क रहा है कि भी मरते मरते बचे। अभी सांप के ऊपर पैर पड़ता तो, अगर वो काट लेता तो, ऐसे बहुत से सवाल मन में चल रहे हैं। सामने एक व्यक्ति मिला, मतलब क्या बात है, इतने क्यों घबराए हुए, पसीना पसीना हो गया। सामने सांप है बोले, अभी मेरा पैर पड़ता था उस पर। तो बोले चलो देखते हैं, मेरे पास टॉर्च है, तो कहाँ है क्या है देखते हैं, चलो मैं चलता हूँ साथ में। तो दोनों मिलकर जब आए तो उसने टॉर्च मारा और देखा तो वो काले रंग की रस्सी पड़ी हुई थी, सांप नहीं था। और जैसा ही इस व्यक्ति ने देखा कि ये रस्सी है, इसकी हार्ट बीटिंग सब नॉर्मल हो गई, पसीने वसीने सब चले गए। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि इसको ज्ञान हो गया कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। तो एक बात समझ लो, अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो डर नहीं है। अगर जिसके अंदर डर है तो समझ लो उसको ज्ञान नहीं। तो समाज में जो लोग भी डर रहे हैं इस बात से कि ये IAS एग्जाम यानी सांप है, बहुत बड़ा सांप है, ये एनाकोंडा है, छोटा भी नहीं, तो ये गलत फहमी अपने मन में से निकाल दो। तो CSET जो एंट्रेंस एग्जाम है, क्लियर उन्होंने उसमें लिखा है कि 200 मार्क्स की एग्जाम है, लेकिन आपको सिर्फ 66 ही लेने हैं। आप बताओ क्या परसेंटेज हुआ? 200 में से 66, सिर्फ इतने मार्क्स लेने हैं। और ये मार्क्स आपके आगे कोई ऐड नहीं होते, ये सिर्फ एंट्री के लिए है। 66 मार्क आपने ले लिए तो आपका बच्चा CSET क्लियर। और 66 में भी उसके अंदर भी जाके मैंने निकाला है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन पेपर्स हैं IAS के, तो वो पेपर्स लेने के बाद आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं
कि किस विषय पे सी सेट में आपको क्या पूछा जा रहा है। और 10वीं में भी हम ऐसे करते थे, 12वीं में भी ऐसे करते थे कि पिछले क्वेश्चन पेपर लेकर अंदाजा लगाते थे कि भाई इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा ही उन पेपर्स का भी अंदाजा लगाया गया। तो एक सी सेट में उन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो 2 चीजों पर दिया है। एक दिया है मैथमेटिक्स पर और एक दिया है इंग्लिश पर। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स पढ़ा ही होगा, मैंने तो उसमें बीएससी की है मैथ में। तो उसमें एक चैप्टर है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है, अपनी भाषा में अगर बोले तो तर्क के गणित, तर्क लगाना। कैसा तर्क लगाना? अभी एक पेड़ है, पेड़ पे 4 पंछी बैठे हुए हैं, उसमें से 2 उड़ के चले गए हैं, फिर दूसरे 10 आ गए और उसमें से 2 लड़ते लड़ते नीचे गिर गए। अब बताओ उस पेड़ पे कितने पंछी हैं? तो ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं जिसे हम कहते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। शब्दों के रूप में जो गणित होता है उसे रीजनिंग कहा जाता है। और रीजनिंग में ऐसे तकरीबन 10 से 15 प्रकार हैं। जैसा मैंने एक ये बताया आपको, इसमें टाइम का भी होता है। एक रेलवे इतने बजे यहां से निकली और इतनी स्पीड से चल रही है तो वो फलाने शहर में कितनी देर बाद पहुंचेगी। ऐसा एक एग्जांपल है, एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है और वो पूर्व की दिशा में 20 कदम चला, फिर दक्षिण में 50 कदम चला, फिर उत्तर में इतना चला, फिर उसमें इतना चला, फिर अपनी जगह पहुंच गया। तो बताओ कितना चला। और कुछ ऐसे बॉक्स बनाए जाते हैं, बॉक्स में कुछ अंक लिखे जाते हैं, 2, 4, 5, 6, 10 और ऊपर का एक बॉक्स खाली है। तो आपको ये अपनी बुद्धि से कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये ऐसी रेंज में लिखे हुए तो ऊपर के बॉक्स में क्या आ सकता। तो ऐसे ये प्रॉब्लम्स जो है इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। तो तकरीबन 30 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग पर आते हैं। अब लगा लो टोटल 80 क्वेश्चन है सी सेट में, और 80 में से 30 क्वेश्चन सिर्फ इस बात के हैं रीजनिंग के। और ये हमको पता लग गया है कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। तो क्या ये रीजनिंग हम ये साल 2 साल में अपने बच्चे से नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर इस बात का पता हो कि क्या कराना है बच्चे से तो 2 साल के हम तो 6 महीने में करा देंगे। लेकिन जब पता ही नहीं है, जब हम उसे सांप समझ के चल रहे हैं तो फिर मुश्किल है, फिर तो दिल की धड़कनें बढ़ने वाली है। जब पता लग गया कि रीजनिंग पर 30 क्वेश्चंस आना ही है, 80 में से 30 इस पर आ गए। दूसरा एक पहलू है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रहेंशन। आपने ये भी पढ़ा है। इसका मतलब है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ में से नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऊपर का पैराग्राफ पढ़ना, नीचे का क्वेश्चन पढ़ना और जहां उसका उत्तर है वो ढूंढ के उसमें लिख देना। अब इसमें बताओ क्या ऐसी कठिन बात है जो बच्चा वो ऊपर का पैराग्राफ पढ़ के नीचे लिखे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। यानी आपके बच्चे के पास बुक दे दी गई कि बेटा ये बुक है और ये क्वेश्चन है और इसमें आंसर है। तो जो बच्चे नकल मारते ना, कई हमारे साथ भी थे, वो बोले भाई मेरे को ये पता ही नहीं लगा ये कहां से आया आंसर, कौन से क्वेश्चन का है, यही पता नहीं लगा बोले मेरे को, नहीं तो मैं लिख देता था सब। तो ये ऐसे क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में ये, और कॉम्प्रहेंशन में इंग्लिश में ये। तो यहां पर 2 बातें हमारी टेस्ट हो रही है कि आपकी इंग्लिश कैसी है और आपका मैथमेटिक्स कैसा है। और एक 10-15 सवाल आते हैं मैथमेटिक्स से, जिसमें 7वीं से लेकर 12वीं तक का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। और ये क्या इसमें बहुत ऐसी कठिन बातें बता दो। 7वीं से 12वीं का मैथमेटिक्स अभी हम पढ़ ही रहे हैं और हमें पता भी बहुत सी बातें, तो हम और भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या पूछा जाता है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम बहुत सी बातें पढ़ ही चुके हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और एक 10-15 क्वेश्चन उस पर आते हैं। अगर हम वो नहीं भी करते हैं तो कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग अगर हमने 2 ही कर लिए, 30 और 30 60 क्वेश्चन हमने कर लिए, 80 में से 60 तो हमने तैयारी कर लिए। तो चाहिए कितने मार्क्स? 66।
और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का है। तो 60 अगर हम कर लेते हैं तो हम 100 के ऊपर चले गए, हमें तो 66 चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद है जनरल स्टडीज, जो प्री का दूसरा पेपर है, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में क्या पूछा जाता है? हम समझते हैं ऐसा कि आईएएस की तैयारी में जनरल नॉलेज बहुत पूछा जाता है, लेकिन जैसा हम समझ रहे हैं जीके नहीं पूछा जाता। जैसा कि जीके में पूछा जाता है फलाना फलाना ये कौन से ईस्वी सन में हुआ था, वैसा ईस्वी सन नहीं पूछते। उसी सवाल को पूछना तो वो भी होता है उनको, लेकिन उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं। उसको घुमाकर कैसे पूछते हैं? अब उन्हें पूछना है कि महाराजा रणजीत सिंह इस देश के राजा हुए हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह जी के समय देश में शिक्षा की स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस पे चर्चा कीजिए। ऐसे घुमा के वो सवाल पूछते हैं। ये जब हमें लिखना पड़ता है ना, तो ये मेंस की बात है लिखने की, लेकिन जनरल स्टडीज में जब प्री की एग्जाम हम दे रहे हैं, यहां पर 4 ऑप्शन होते हैं हमारे साथ। 4 में से एक को टिक करना है। और इसमें एक बंदे ने बहुत अच्छी बात बताई है कि मैथमेटिक्स में हम बीएससी में पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर 10 बातें किसी को बताई जाए तो उसमें से 5 तो सही हो ही जाती है। तो ये प्रोबेबिलिटी का हमने फायदा इसमें कैसा लेना है, जहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एक टिक करना है। तो समझ लो कि उसमें अंदाजे से आपको पता है कि इस क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा मेरे को अंदाजा है, पूरा पता नहीं है, तो आप उसको टिक कर दो। तो ऐसे आपने अगर 50 टिक लगा दिए तो उसमें से 25 तो आपके ऑटोमेटिक लग जाएंगे, ऑटोमेटिक लग जाते हो। अंदाजे से भी अगर आपने लगा दिए तो लग जाते हो। तो ऐसी ये एग्जाम है जनरल स्टडीज की। मेंस के 5 सब्जेक्ट है, उसमें पहला है निबंध। अब बोलो निबंध लिखना आपके लिए क्या हार्ड बात है? किसी भी विषय पे आप निबंध लिख सकते हैं, कुछ तो लिख सकते हैं आप। यहां बैठे बैठे भी अगर आपको बोल दिया कि एक किसान की आत्मकथा लिखो, आपको पता नहीं है किसान क्या करता है। सवेरे उठता है, बैल अपने लाता है, उनको खाना खिलाता है, लगाता है, सब काम करता है, बीज बोता है, फिर फसल काटता है, ये सब काम करता है वो। तो अगर ऐसा आपको लिखना है किसी पर निबंध, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ इतना है कि निबंध थोड़ा सा बड़ा होता है। ये हमें लिखना होता है 1200 वर्ड्स में, 1200 शब्दों में हमको ये निबंध लिखना पड़ता है। तो अगर हम बच्चों को तैयारी करवाएं निबंध लिखने की अभी से, तो वो लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे तैयारी नहीं करवाते हैं और सीधे उसको भेज देते हैं कहीं, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। सेकंड पेपर है हमारा भारतीय विरासत। भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल। तो मेरे को बोलो आपने क्या इतिहास भूगोल नहीं पढ़ा? क्या बच्चे इतिहास भूगोल नहीं पढ़ सकते हैं? और ये सब जो मैं आपको सुना रहा हूं, वो आईएएस अफसर ने बहुत राज की बात बताई कि ये सिलेबस की जो रेंज है 12वीं से ऊपर हम कभी नहीं जाते। अगर आप ये सोचते हैं कि आईएएस क्लियर करने के लिए पीएचडी लेवल का ज्ञान होना, तो ये हमारी गलतफहमी है। उतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यहां पर सिर्फ बुद्धि की आवश्यकता है कि तुम्हारी बुद्धि कितनी चलती है। बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले 10-10, 20-20 घंटे पढ़ने वाले बच्चे फेल हो गए, और जो बहुत कम पढ़ते थे, 6-7 घंटे भी पढ़ने वाले बच्चे थे, वो पास हो गए, क्योंकि इनका बुद्धि का स्तर अच्छा था। और वो पढ़ने वाला बच्चा घर में पढ़ पढ़ के परेशान था, तो वो कर नहीं पाता था। तो विश्व का इतिहास, भूगोल, भारत का इतिहास, भूगोल, ये पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हम पढ़ सकते हैं। 3 घंटे का पेपर है, उसमें लिखना बहुत पड़ता है। ये भी एक बात उसने बताई बड़ी अच्छी, कि अगर हमारे बच्चे को लगातार लिखने की आदत नहीं है, तो आपका बच्चा कभी आईएएस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एक दिन में वो 3 पेपर लेते हैं। 3 पेपर यानी 9 घंटे।
तो आप सोचो 9 घंटे लगातार आपको अगर अभी किसी ने लिखने को कहा तो आपकी उंगली फुट जाएगी, इसमें से खून आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ही आप 9 घंटे लिख सकेंगे। एक बच्चे ने अपनी बात बताई कि वो बाद में आईएएस टॉपर बना, लेकिन पहले दिन जब वो पिछले साल जब एग्जाम देने गया था तो उसने अपना पेपर फाड़ दिया और वो पर्यवेक्षक जो अंदर होता गाड़ी के लिए उसके मुंह पर मारा और बोला नहीं बनना मुझे आईएएस, आप क्या मेरी जान लोगे? देखो बोले उंगली फूट गई, खून निकल रहा बोले इसमें से, और कितना लिखूं मैं? तो वो आपके सहन शक्ति की टेस्ट लेते हैं कि आपने सहन शक्ति कितनी है। समझो जिले का कलेक्टर है और दंगे हो गए शहर में, और कलेक्टर ही अगर समझो संतोष वाला नहीं है और संभालने की स्थिति में नहीं है तो जिले का तो बुरा हाल हो जाएगा। तो कलेक्टर इस लेवल का होना चाहिए कि उसके अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। तो एक 9 घंटे का आपको लिखने का अभ्यास अपने बच्चों को यहीं कराना चाहिए, तो आप जाके वहां पर एग्जाम दे सकेंगे। तो ऐसा ये सिलेबस है हमारा, तो इसको डरने की जरूरत नहीं है। एक इसमें बहुत अच्छा पेपर है, इथिक्स एंड मोरालिटी। इथिक्स और मोरालिटी ये इंग्लिश के 2 अलग अलग शब्द हैं। कई लोग इसको एक ही समझते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, ये दो अलग अर्थ वाले शब्द हैं। इथिक्स का मतलब होता है नीति। नीति शास्त्र आपने पढ़ा ही होगा कि किसी चीज को किस ढंग से करना चाहिए जिसको लोग कहें कि ये ठीक है। जैसे कि नैतिक व्यवहार और अनैतिक व्यवहार। आपको पता है एक शादीशुदा आदमी है, उसकी स्त्री भी है, लेकिन किसी गैर औरत के साथ अगर वो संबंध रखता है तो हम उसे कहते हैं अनैतिक व्यवहार, क्योंकि ये नैतिक नहीं माना जाता। गुरु ग्रंथ साहब जी में इसको विरोध किया हुआ है, तो ये नैतिक नहीं है। तो ये एथिक्स में पढ़ाया जाता है। और मोरालिटी मेरा पर्सनल अंदर की बात है। एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक लड़की की अपॉइंटमेंट हुई है एक हॉस्पिटल में, और वो काउंसलिंग करती है। कोई पेशेंट अगर आता है, उसके रिश्तेदार आते हैं, तो उनको बताती है कि हमारा हॉस्पिटल कितना अच्छा है, यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज है, कितने डॉक्टर अच्छे अच्छे हैं, मशीनरी कितनी अच्छी है हमारे पास, ये सब बातें बताती है। तो वो वहां पे नौकरी करती है और उसको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, तकरीबन 1 लाख के करीब उसको तनख्वाह दी जाती है। पर एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया और उससे कहा कि मेरा एक ही बेटा है और उसकी किडनियां खराब हो गए हैं, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो मुझे बताओ, किसी ने मुझे आपके बारे में बताया कि यहाँ पर अच्छा ऑपरेशन हो सकता है। तो वो बोली कि बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ पर। उसने पूरी बातें उसको बताई और आखिरी में उसने कहा कि एक 5 लाख रुपए आपको फीस भरनी पड़ेगी। बहुत गरीब आदमी था। वो कहा बेटा मेरे पास तो एक 20,000 रुपए है, लेकिन मेरा बेटा एक ही है, उसके लिए मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, घर बेच दूंगा, अपना खेत बेच दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा, और मैं कुछ दिनों के बाद आता हूं और फिर मैं ये ऑपरेशन करवाता हूं। तो चला गया। कुछ लोगों ने उससे कहा कि भाई इतने पैसे यहाँ देने के बजाय इससे भी एक अच्छा हॉस्पिटल है जहां पैसे भी कम लग रहे हैं, तो तुम वहां क्यों नहीं करवा लेता? पर बुजुर्ग ने कहा कि भाई नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा कि पैसे कम ले रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट होगा। ऐसी हमारी सोच है। अगर ब्रांडेड शर्ट है ना, तो उसका ब्रांड देखकर हम खरीदते हैं। अगर वो 1000 का है, 2000 का है, 5000 का है, सिर्फ वो ब्रांड होना चाहिए। ऐसी एक समाज में समझ है कि महंगी चीज है ना अच्छी, तो लोगों ने उसका भी उल्टा निकाल लिया कि भाई महंगी कर दो, खुद ही बिकती। बड़े बड़े लोग, अमीर लोग इसको खरीद लेंगे, ब्रांडेड हो जाती है। तो वो कुछ दिनों के बाद अपने घर बार वगैरह बेचकर वहां पर पहुंचा, तो वो लड़की ने उसे देखा कि बड़ी मुश्किल से ये बेचारा पैसे कलेक्ट कर लाया है, और उसे सब पता है कि इस ऑपरेशन की फीस 50,000 से ज्यादा नहीं है, और जबकि इसका घर बार बिकवा कर हम 5 लाख में इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। वो लड़की को सब पता है, और उसका मन ऐसा भर के आ रहा है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और ठीक भी है,
अगर कोई गरीब आदमी है तो उसकी मदद तो जरूर करनी चाहिए हमें, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूट है, जो दवाखाना है, वो उसे सैलरी देता है, 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह दे रहा है, तो वो वहां पर उनकी बताई हुई बातें ही कह सकती है। वो ये नहीं कह सकती कि यहाँ का डॉक्टर अच्छा नहीं है, यहाँ की मशीनरी भी अच्छी नहीं है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, जो जो मैंने तुझे अभी बताया वो सब झूठ था। वो ऐसा नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि वो वहां से तनख्वाह ले रही है। जहां से हम तनख्वाह लेते हैं उस इंस्टीट्यूट के साथ अगर हम ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो ये अनैतिक हो जाता है। अगर हम ईमानदारी से उस इंस्टीट्यूट के साथ काम करते हैं तो ये नैतिक कर्तव्य है हमारा। ये बातें इथिक्स में पढ़ाई जाती है, इसे इथिक्स कहा जाता है। अब मोरालिटी क्या है? मोरालिटी ऐसा शब्द है जो इथिक्स से अलग है लेकिन इसके साथ रिलेशन रखता है। वो कैसे? तो ये जब बातें उसने सब बता दी कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर इतनी तुझे फीस तो भरना ही है, और वो उसके घर पर गई और उसे कहा कि देखो आपको खेती या ये वो कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत तनख्वाह है और मेरी सेविंग भी बहुत है, तो वहां तो तुमको भरना पड़ेंगे पैसे, लेकिन 4 लाख रुपए मैं आपको देती हूँ, आप अपने बच्चे का ऑपरेशन करा लो। ये होगी मोरालिटी। यानी अपने इंस्टीट्यूट के साथ उसने बेईमानी भी नहीं की, और जो उसका अंदर अंतर आत्मा उसकी बोल रही थी कि इस गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, तो उसने वो भी कर दिया। लेकिन वो इंस्टीट्यूट को धोखा देके अगर ऐसा काम करती और उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल भेज देती तो ये वो अनैतिक हो जाता था काम। तो ये एक पेपर अभी अभी ऐड हुआ है आईएएस के एग्जाम में, उसे एथिक्स कहा जाता है। तो उसमें ये सब बातें वो पूछते हैं कि कैसा ये बच्चे का एक लेवल है कि ये कहाँ तक सोचता है, समाज के बारे में इसको कितनी जानकारी है, ऐसा ये वहां पर उसको पढ़ाया जाता है। तो ये हमारी बात हो गई सिलेबस की। सिलेबस वास्ट है, ये दिमाग में से निकाल दो। अगर हम उसको टाइम देते हैं 1 साल 2 साल 3 साल का, तो हम जरूर कवर कर सकते हैं। नहीं कर सकते ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं, हम उसको कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि हमारी इंग्लिश कमजोर है, हमारा मैथ कमजोर है। तो हमने ऐसे ऐसे टीचर अभी उपलब्ध कराए हैं 10वें जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कि जो आपके बच्चे की इंग्लिश भी बहुत अच्छी कर देंगे और मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा कर देंगे। जिस रीजनिंग की मैंने अभी बात की है, उसी के अभी हमारे टीचर हैं प्रशांत पाटिल, वो भी आपके सामने 1-2 मिनट यहाँ पे रखेंगे कि उन्होंने क्या अभ्यास किया, कैसा किया। तीसरा हमारा है पैसे की कमी। अब इस पूरे इंतजाम के लिए हमें 5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आपको उसमें से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। वो हम हमारे स्कूल की तरफ से, 10वें जोत की तरफ से आपके बच्चे के पूरे 5 लाख रुपए इधर से लग जाएंगे। आपको ये शंका नहीं रखना है मन में कि इतने पैसे नहीं है तो हम बच्चे को कैसा पढ़ाएंगे, ये आप दिमाग में से निकाल दो। वो हमारी जिम्मेदारी है, ये हम कराएंगे आपके बच्चों का। जितने मर्जी आप बच्चे दे दो, उन सब बच्चों को ये कराना, ये पैसे की बात दिमाग से निकाल दो। अब आगे है, हमारे अंदर उतना टैलेंट नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया यूपीएससी टैलेंट की परवाह नहीं करती है, यूपीएससी अनुभव की परवाह करती है। आपको जिंदगी का कितना अनुभव है। अभी देखो, एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रही है और उसके चैप्टर का नाम है साइकिल चलाना। अब वो साइकिल चलाना पढ़ा रही है और उसने जिंदगी में कभी साइकिल नहीं चलाई। और एक बच्चा है जो सामने बैठा हुआ है, वो किताब का ज्ञान नहीं ले रहा है, लेकिन उसको पर्सनल साइकिल कैसी चलाई जाती है और कितने बार वो गिरा है, उसको पूरा ज्ञान है। तो यूपीएससी किताबी ज्ञान से ज्यादा अनुभवी ज्ञान को पसंद करती है। तो हमारे में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, मैं कई बच्चे देखता हूं स्कूल में जो रोल करते हैं रात में और सवेरे स्कूल आते हैं, तो वो जूझ रहे हैं जिंदगी से, तो उनको पता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं। एक ऐसे बच्चे से जिसके पास मोटरसाइकिल है, बुलेट है, फायरिंग हो रही है, चौकियां हो रहे हैं, वो बच्चे इसमें बहुत कम सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनको जिंदगी का अनुभव नहीं है। सवेरे उठते ही पिताजी से डिमांड हो रही है, पिताजी अगर पैसे चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, ऐसा है वैसा है, शाम में एक पार्टी है, पिताजी की कमाई है 1000 रुपए दे बच्चा।
अब उसको वैल्यू नहीं है 1000 रुपए की। और ये जो हमारा बच्चा है जो रोल कर रहा है, इसको 2 घंटे बैठने के बाद बड़े मुश्किल से 180 रुपए मिल रहे हैं। तो इसको पता है कि जिंदगी में 180 रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, और उस बच्चे को 1000 रुपए उड़ाने में भी कोई गम नहीं है और उसको पता भी नहीं कि कैसे कमाए जाते हैं। तो इसलिए ये टैलेंट की बात भी आप दिमाग से निकाल दो। अगर हमारा बच्चा 55% तक भी ले सकता है तो यूपीएससी में ऐसे कई लोग हैं जो सिलेक्ट हो गए, आईएएस बने। 55% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20% तो सरकार ही दे रही है। हर सब्जेक्ट में 20 मार्क स्कूल को अधिकार है देने का। 80 में से उसने लेने कितने हैं? 30, 35। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये भी बात में निकाल दो कि हमारे में टैलेंट है। इतना करके भी अगर आईएएस नहीं बने तो ये बहुत से बच्चों में ऐसी बात आ जाती है कि समाज में खबर फैल गई कि एक्स नाम का लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है और बहुत तैयारी करके 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 वो बच्चा पास नहीं हो सका, तो समाज में उसकी मजाक उड़ाई जाती है। क्या इतना करा सब करके फिर हमारे में आ गया वापिस रौला कर रहे हैं। तो वो बच्चे का दिल ऐसा डर जाता है ये सोच के कि यार वहां से आने के बाद मेरे समाज में कितनी मजाक उड़ाई जाएगी। तो वो बच्चे के दिमाग में ये बात बिठाओ कि बेटा आईएएस नहीं बन सका कोई बात नहीं, 25 ऐसी नौकरियां हैं जिसमें से एक ना एक नौकरी आपको मिल ही जाएगी, वो भी क्लास 1 की नौकरी है। जब आईएएस की हम 3 साल तैयारी करेंगे ना तो हम ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि इस 25 नौकरियों में से एक नौकरी 100% उस बच्चे को मिलने वाली है। वहां पर वो पूछते हैं आपको कि आपका रैंक इतना इतना है, तो आईएएस तो आप नहीं बन पाए, लेकिन आईपीएस के लिए आप जाना चाहते क्या, एसपी बनना चाहते हैं क्या? वो बच्चा अगर हाई पर्सनालिटी में अच्छा है तो कह सकता है कि मैं एसपी बनना चाहता हूं। फिर वो पूछते हैं आप फॉरेन सर्विसेज करना चाहते हैं क्या, आईएफएस? अगर उसको शौक है विदेश जाने का तो कह सकता है वहां जा सकता हूं। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, वो कोई ना कोई उसमें लगी जाएगा। इसके अलावा जब ये इथिक्स एंड मोरालिटी बच्चा पढ़ लेता है और इतना ज्ञान हासिल कर लेता है ना, तो जब बच्चा दिल्ली से लौट के आपका आएगा तो उसकी सोचने की और उसकी निर्णय लेने की क्षमता आपसे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अगर वो पास नहीं भी हुआ तो उसकी एक विचारधारा बदल जाएगी। आज जो हमारे समाज की विचारधारा है ना, वो मैं थोड़ी सीमित समझता हूं, उससे बाहर निकलना चाहिए। आज संसार में क्या चल रहा है हमें उसका कुछ ज्ञान नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा है उसका कोई नॉलेज नहीं है हमारे समाज में। सिर्फ इतनी बात मैं देखता हूं, व्हाट्सएप के 1-2 ग्रुप है मेरे पास कि भाई साहब ऐसा हो रहा है, तैयार हो जाओ, दीवान का केस चल रहा है, उसमें ये सिलेक्शन हो रहा है, घर बैठे बैठे मेंबर बन रहे हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई दुनिया है हमारी जहां पे हमारे बच्चे जाके कुछ बड़ा बन सकते हैं? तो ये जो हमारा दायरा है शिक्षा के लिए, ये दायरा नहीं है। शिक्षा बहुत ऊंची है, ज्ञान बहुत आगे तक है, वहां तक हमारे बच्चों को पहुंचाना चाहिए। ये एक लिमिटेड दायरे में हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, गुरुद्वारा बोर्ड, बस इतने टारगेट है उसका। और गुरुद्वारा बोर्ड के मेंबर जो अच्छा कर रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं, उनकी चर्चा। ये एक लिमिटेड समाज हो गया हमारा। तो इसको बाहर निकालो, अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दो कि दुनिया के किसी भी स्टेज पे खड़े करो कि तुम्हारा बच्चा वहां पर बोल सके, और वो बोल सके मुझे इसका नॉलेज है, आप गलत बोल रहे हैं, और ये जो आर्टिकल 25 आप बता रहे हैं इसका मुझे पूरा ज्ञान है, आर्टिकल 25 में ऐसा नहीं लिखा हुआ है जैसा आप बता रहे हैं। तो हमें आर्टिकल 25 का पता ही नहीं है। तो ये क्यों पता नहीं है? क्योंकि हमारे जो माता पिता है वो इतना ही सोच रहे हैं कि बेटा 10वीं पास हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो रोल कर लेगा। अब हो सकते स्कूल के माध्यम से एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, समाज की आर्थिक स्थिति। एक माई आई मेरे पास, बोली बाबा जी मैं स्कूल की फीस नहीं भर सकती। मैंने उनसे कहा देखो 1150 विद्यार्थी है, उसमें से 400 विद्यार्थी से हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, उल्टा बस में बिठा के बच्चे को स्कूल लाते हैं, डीजल हम ही डालते हैं, ब्लेजर हम अपनी तरफ से देते हैं, बुक्स भी हम अपनी तरफ से देते हैं।
और 300 बच्चे ऐसे हैं जिनसे हम 100 रुपया महीना फीस लेते हैं, 3 रुपया डेली सीबीएसई लेवल के स्कूल में पढ़ने की फीस। 700 विद्यार्थी ऐसे हैं हमारे पास। बाकी कुछ ऐसे हैं जो कोई 200 देता है, कोई 300 देता है, 10-15 ऐसे जो कोई 500 भी देता है। तो ऐसे माहौल में अगर मैं एक और आपके बच्चे को फ्री करता हूं तो थोड़ी मुझे मुश्किल है, थोड़ी मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगी। तो वो रोने लगी, बोली बाबा जी आप मेरे साथ मेरे घर को चलो। मैंने क्यों, क्या बात है? चलो तो सही, बोले आप देखो तो सही, बोले मेरे घर की क्या पोजीशन है। तो वो बोली आप चल के मेरे किचन में देखो कि जो डब्बे रखे हुए हैं जहां पे राशन रहता है उसमें कितना राशन है। तो जो लोग इस लेवल तक नहीं गए हैं उनको पता नहीं है समाज का कि हमारी स्थिति क्या है। बहुत ही दयनीय अवस्था है हमारी। कुछ लोग हैं जो अच्छे खाते पीते हैं और कुछ अपना अच्छा चला रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीके से, कोई ब्याज का काम कर रहा है, कोई लोन कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। ऐसा करते करते हम अपने घर बार चला रहे हैं। लेकिन जो लोग 8,000-9,000 में घर चला रहे हैं और 2,500 रुपये किराया दे रहे हैं, उनको पूछो जाकर। विचार करना चाहिए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने हमको किर्त करना सिखाया है, वंड के छकना सिखाया है, भीख मांगना हमको नहीं सिखाया है। तो ये सब करने के लिए हमको हमारे बच्चों के बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए और अच्छे ढंग से अपने बच्चों को ये सब हमें करवाना चाहिए। अभी उधर के कुछ जो विषय हैं, तो टाइम अपना हो रहा है, एक 5 मिनट लूंगा आपके, कि आईएएस हम क्यों बनाना चाहते हैं बच्चे को, उसका क्या महत्व है। एक आईएएस जो बनता है ना, तो वो पूरे जिले का राजा होता है। अभी तकरीबन नांदेड़ में 10 लाख पॉपुलेशन है, 10 लाख तो होंगे, ज्यादा हो सकती है, जिले के 36 लाख, अपने जिले की 6.5 लाख से। तो नांदेड़ जिले की 36 लाख पॉपुलेशन है। अब इस 36 लाख पॉपुलेशन का जो मैनेजमेंट है या जो भी योजनाएं चलानी है वो देखने के लिए एक कलेक्टर है। ये कलेक्टर इन 36 लाख लोगों के बारे में विचार करता है और गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाकर देती है उनके घरों तक पहुंचाना इनका कर्तव्य है। अब सोचो, पुराने जमाने में कहीं किसी को अगर राजा बनना है तो 10 लाख अगर उसकी पॉपुलेशन है तो उसमें कितनी लड़ाइयां होती थी, कितना खून खराबा होता था, कितने कत्ल होते थे। अपने इधर के भी कई लोग शहीद हो जाते थे, उनके भी कई हम मार देते थे, उसके बाद जाके कोई राजा बनता था। आपको यहाँ पे सिर्फ 3 साल मेहनत करनी है और अपने बच्चे को राजा बना के बिठा देना, इतना इजी काम है। और वो राजा बन गया तो आप ऑटोमेटिक राजा बन जाते। बहुत आसान काम है। तो कलेक्टर के हाथ में इतने पावर है। और जब एक सिख कोई पॉलिसी बनाता है ना, फिर वो ये नहीं देखता कि ये इसमें मेरा कौन है तेरा कौन है, वो ऐसी पॉलिसी बनाता है कि वो हर एक का भला चाहता है। जो वंड के छको हमको सिखाया गया है ना, फिर वो सिद्धांत पे वो चलता है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मनमोहन सिंह जी है हमारे। मनमोहन सिंह जी के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन मैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर से मिला हूं जिनके बारे में सुनकर मुझे ऐसा प्राउड फील हुआ कि वाह वाह क्या सिख है हमारा। लोग वो जैसे ही महाराज ऑफिस में आ रहे हैं थर थर कांप रहे हैं। मैंने क्या करते ना, मारते कि क्या तुम्हारे? बोले नहीं मारते नहीं, वो अपने सिद्धांतों में बड़े सख्त हैं, टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं, टाइम से पहले पहुंचते हैं ऑफिस में। ये कभी नहीं हुआ कि वो 2 मिनट भी लेट हुए, वो 2 मिनट पहले ही आए हैं और आके वो घड़ी देखते हैं कि भाई कौन बंदा कितने बजे पहुंचा है। और करप्शन तो कोसों दूर है उनसे। एक फैक्ट्री का पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना था एक आदमी ने, तो उनके पास गया 5 करोड़ रुपए देने के लिए कि अगर आप इस पे साइन कर देते हैं तो मेरी फैक्ट्री चल जाती, नहीं तो आपकी नोटिस आगे बंद करो। ये पूना की बात है। तो उस बंदे ने बोला 5 करोड़ नहीं तो 500 करोड़ भी दिया तो मैं ये जो हमारी जनसंख्या तेरे फैक्ट्री के आजू बाजू में है उनके स्वास्थ्य को धोखे में नहीं डाल सकता, मेरे अपने परिवार के लिए। भले तो 500 करोड़ दे, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा।
तो वो लोग कहने लगे कि ऐसी उनकी ख्याति है। और ऐसे कितने ही ऑफिसर से मैं मिला हूं कि सिख, तो मेरे समझ में आ गया कि अपने बच्चे अगर आईएएस बनते हैं तो वो पूरे डिवोशन से काम करेंगे और जो गरीब तबका है उस गरीब तबके को ऊपर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो कोई बेईमानी नहीं करेंगे, देश के साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे। इतना अच्छा हमारे लोग काम करेंगे, तो ये काम हमें करना चाहिए। मैंने मेरे बेटे जगदोष सिंह जी को तैयार किया कि बेटा तू भी एग्जाम दे, और वो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, 3rd ईयर का स्टूडेंट है, तो वो 4th ईयर में भी जाएगा और ये तैयारी करेगा। छोटा छत्रपाल सिंह है, वो भी कर रहा है, और एक हमारा भांजा है देवराज सिंह कुलप्रकाश सिंह सुखई, वो भी कर रहा है। तो मैंने इनको क्या समझाया कि बेटा ये अवेयरनेस लाने के लिए, ये जागृति लाने के लिए, समाज में जागृति नहीं है, समय लग सकता है, तो आप पहले 3 लोग तैयार हो जाओ। और मैंने उनका नाम रखा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अपने आप को झोंक दो, बलिदान दे दो अपना, अपनी इच्छाओं का, और जो जो भी आप चाहते थे उसका बलिदान दे दो और उतर जाओ मैदान में। एक समय आएगा, जैसा भगत सिंह ने कहा था कि चढ़ा दो मुझे फांसी पर, गोली मार दो, शहीद कर दो, लेकिन मैं जो आग लगा के जा रहा हूं, हिंदुस्तान को आजादी से तुम रोक नहीं सकते, एक ना एक दिन हिंदुस्तान को आजादी मिलने वाली है। तो मैंने इन बच्चों से कहा आप लगा दो आग। ठीक है, आज हम कोशिश कर रहे हैं, नई लोगों का विचार बनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद ये काम करो तो हो सकता है आने वाली जनरेशन आपको देख के फिर ये काम करे। तो ऐसा ये काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये तकरीबन पूरे पॉइंट हमारे हो चुके हैं। मोरालिटी का जो मैंने आपको बताया, एथिक्स का, वो भी पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि उसकी सोच बदल जाती है और एक बड़ी सोच का मालिक बन के बच्चा आपको वापस आता है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखकर, जो भी आपके आसपास के पड़ोस के बच्चे हैं जिनके पास आर्थिक समर्थता नहीं है, जिनको नौकरी करना जरूरी है, रोल करना जरूरी है, उनका भी प्रबंध हम करेंगे। और आने वाले 21 फरवरी से हमारे स्कूल में जो नवी बिल्डिंग बनी है अपनी, वहां पर हम ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। उसका टाइम है सवेरे 8 बजे से लेकर 1 बजे तक, और जैसे स्कूल के पीरियड्स होते हैं वैसे ही पीरियड्स वहां पर होंगे। मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, इतिहास भूगोल पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा। यहाँ से बच्चे हमारी बस में बैठकर जाएंगे, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, उसी बस में वापस अपने घर पे आ जाएंगे। ये 21 तारीख से हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। 3 महीने बाद इन बच्चों की टेस्ट ली जाएगी, इसे कहते हैं IQ टेस्ट। ये बहुत जरूरी है। अगर हम किसी बच्चे को लेकर पढ़ाई जा रहे हैं और 2 साल के बाद 3 साल के बाद देख रहे हैं कि वो बच्चे के दिमाग में तो कुछ भी नहीं गया, उल्टा घड़ा था, हम पानी डालते गए, घड़ा भरा ही नहीं, फिर माता पिता मेरे पास आ जाएंगे, बाबा जी 3 साल बर्बाद कर दिए बच्चे के और आप बोल रहे कि हम दिल्ली नहीं लेके जाते। अब ऐसे लोगों के बारे में आप तो जानते ही हैं कि समाज में कितने लोग हैं ऐसे, बहुत ज्यादा। तो ये उनका दोष नहीं है, ये दोष हमारा ही है कि हमने कोशिश नहीं की। अगर कोशिश करते थे तो तुम्हारे में से भी कई लोग आईएएस बन सकते थे। मुझे पता है, मैं खालसा स्कूल का विद्यार्थी था, तो सुखदेव सिंह जी हमारे हेडमास्टर हुआ करते थे। तो 10th में 1983 की बात है, उन्होंने एक एग्जाम ली और सर खुद हमें पढ़ाते थे, और इतनी अच्छी इंग्लिश थी सर की, इतनी अच्छी मराठी थी और इतनी अच्छी हिंदी थी, इतना कमांड था उनका लैंग्वेज में। तो वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ। तो उन दिनों उन्होंने 75 मार्क्स की हमारी टेस्ट ली, और 75 में से मैं अकेला विद्यार्थी था जिसको 72 मिले, और सर बड़े खुश हुए, बोले वाह 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 क्या बात है। उसके बाद मैथमेटिक्स की टेस्ट हुई, 150 में से 125 मिले, बोले मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा है आपका, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये बच्चा बाद में जाने के बाद कुछ भी नहीं कर पाया, ना आईएएस तरफ गया ना कहीं, क्योंकि उसको गाइडलाइन नहीं। चलो इतना अच्छा किया मेरे पिताजी ने, मुझे कहते थे कि बेटा तू ग्रेजुएट है,
अगर तू तखत साहब में सेवा करेगा तो कुछ सोचेगा लोगों के बारे में। तो आज मुझे वो सार्थक लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मैं सोच रहा हूं। तो कम से कम हमने अपने बच्चों के बारे में ये सब ध्यान रखकर उसका सब ये कार्यक्रम करना चाहिए। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट हमारी जो होने वाली है, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको हम 2 या 3 बारी मौका देंगे। हर 3 महीने बाद हम टेस्ट लेंगे और उसमें जो बच्चे पास होते जाएंगे फिर वो आगे जाएंगे। फिर वो 1 साल के लिए दिल्ली रहेंगे। दिल्ली का पूरा खर्चा, उसका रहने का, खाने का, वो सब स्कूल की तरफ से किया जाएगा। और 2025 में हम IAS की एग्जाम देंगे। यानी यहां से हमारे पास तकरीबन 3 साल का टाइम है। तो ये हम पूरा कार्यक्रम कंटिन्यूस करेंगे। 21 तारीख से ये बच्चे वहां पर आ रहे हैं। अगर कोई कहता है कि मैं 1 साल के बाद आपको आगे ज्वाइन करूंगा, तो फिर हम एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि हमारा 1 साल का कोर्स हो चुका है। इसमें हम एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर, और वो भी मैंने खुद सेलेक्ट किया है। एक वीडियो मैंने सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि पिछले कई सालों से ऑप्शनल सब्जेक्ट और मेन का ले रहे हैं बच्चे, कोई हिस्ट्री ले रहा है, कोई ज्योग्राफी ले रहा है, कोई मैथमेटिक्स ले रहा है, उसमें बहुत कम बच्चे पास हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहित्य का पेपर आप अगर लेते हैं तो उसमें चांसेस है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि हमारे जितने भी बच्चे होंगे, वो कोई हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है तो भी नहीं लेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो भी नहीं लेगा, वो लेगा इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर से उसका फायदा ये है कि IAS की तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन वो स्टेज पर अगर आप यहाँ खड़े कर देंगे तो वो पूरी स्पीच इंग्लिश में देगा। उसकी वोकैबुलरी इतनी हम तैयार कर देंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा देंगे कि वो किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में, किसी प्राइवेट कंपनी में भी अगर बच्चा जाता है हमारा, तो वो इंग्लिश में इंटरव्यू देकर पास हो सकता है।